नमस्कार। दुष्यंत ने कभी कहा था, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग बस आग रहनी चाहिए। केवल हंगामा बरपाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन चुनावों की स्थिति देखकर लगता है कि सूरत बदले ना बदले, आए कैसे भी सरकार, बस सरकार आनी चाहिए, बस सरकार आनी चाहिए। अपने अपने विधायक बनाने की कवायद में हर पार्टी लगी है, बिना इस बात की फिक्र किए कि बनाए गए प्रत्याशी की चार्जशीट क्या कुछ बयां करती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिन्हें देखकर सवाल उठता है कि क्या प्रत्याशी तय करते वक्त इस बात के कोई मायने नहीं होते कि प्रत्याशी अपराधी है या नहीं। आपराधिक इतिहास में घिरे लोगों को टिकट ना दिए जाने पर इस देश में कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन इन तमाम बहसों के बाद अब जरा आप कुछ आंकड़े समझ लीजिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख दल हैं राजस्थान में। इस बार के चुनावों में दोनों दलों ने मिलाकर 83 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिन पर पुलिस मुकदमे चल रहे हैं। इन 83 लोगों में से 8 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। बीजेपी के 3 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन पर 10 से भी ज्यादा केस हैं। इनमें गिरिराज सिंह मलिंगा पर 20, किरोड़ीलाल मीणा पर 12, अमित चौधरी पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। वल्लभनगर से प्रत्याशी उदयलाल डांगी पर भी 8 केस दर्ज हैं। केशवराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल और शाहपुरा से प्रत्याशी उपेन यादव पर 5-5 मामले हैं। भैराराम चौधरी पर 4, कमललाल मीणा पर 3 केस हैं। आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित पर 1 केस दर्ज है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 40 प्रत्याशी ऐसे हैं कांग्रेस के जिन पर आपराधिक केस हैं। अभिमन्यु पुनिया, रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर के खिलाफ 5 मुकदमे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी घासीलाल चौधरी, नईमुद्दीन और मनीष यादव पर 3 केस दर्ज हैं। ऐसे में कैसे मतदाता ये उम्मीद करे कि उसका विधायक संविधान की रक्षा करेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे हमारे कुछ पैनलिस्ट के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि मतदाता के मन में भी क्या कुछ चलता है जब वो मतदान करने जाता है। क्या वो भी इस बात का ख्याल नहीं करता कि जिसको मैं वोट डालने जा रहा हूँ या जो तमाम प्रत्याशियों के ऑप्शंस मेरे सामने हैं उसमें से कोई आपराधिक छवि वाला तो नहीं है। क्योंकि पार्टियां इस बात पर उतना गौर नहीं कर रही हैं। हालांकि लगातार चर्चाएं हमारे देश के अंदर होती रही हैं। राजस्थान में भी इस बात को लेकर के बहस छिड़ी रही है कि किस तरह के प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। लेकिन तमाम बहसों के बावजूद कोई ठोस जो है इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आता और चुनावों से पहले जो सूची आती है पार्टियों की, वही सूची जिसको लेकर के खबरें बनती हैं और जिसको लेकर के हंगामा बरपा रहता है कि सूची कब आएगी, सूची आई तो किन के नाम उसमें सामने आए, किन को जगह मिली, किन को नहीं मिली। ये वही सूची है जिसमें 83 प्रत्याशी ऐसे हैं इस बार कांग्रेस और भाजपा के मिलाकर के जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हमारे साथ आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक और मिथिलेश जैमिनी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं एनडीटीवी राजस्थान पर। मिथिलेश जी आपका भी स्वागत है, आलोक जी आपका भी स्वागत है। आलोक जी आपसे शुरुआत करूंगा। मैंने बताया 83 प्रत्याशी इस बार कांग्रेस और भाजपा के मिलाकर के ऐसे हैं सर जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या जब ये घोषणाएं होती हैं प्रत्याशियों की, जब इनका चयन होता है, जब तय किए जाते हैं, तो पार्टियां भी इस बात का ख्याल नहीं करती हैं क्या कि इन प्रत्याशियों की चार्जशीट क्या बयां कर रही है? राहुल, लोकतंत्र में सारी पार्टियों का एक उद्देश्य होता है जो आपने अभी कहा, वो है विनिबिलिटी, विजय। अब विजय में ये जो बातें की जाती हैं कि प्रत्याशी बड़ा ईमानदार छवि का होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए, ये उस समय जब पार्टियां टिकट देती है ना, उस समय ये खूंटी में बांध के टांग दी जाने वाली चीजें होती हैं। और ये देखते हैं कि कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है या नहीं। अब रही की बात ये कि राजनीति में लोग चाहते हैं कि राजनीति में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारी पार्टी में ना। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारा कोई ईमानदार व्यक्ति हो, भले वो बहुत अच्छा आदमी हो, लेकिन वो जीतने की कंडीशन में नहीं है तो पार्टी उसको टिकट नहीं देती। राजनीतिक भगत सिंह दूसरे पार्टी में पैदा हो, हमारे यहाँ तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हो। आप सोचिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 83 प्रत्याशी दागी है। भारत में दिल्ली में बैठी एक सरकार जिस बात के लिए तैयार बैठी है कि हमारा मुख्यमंत्री अगर जेल जाएगा तो हम जेल से कैबिनेट चलाएंगे। अब सोचिए कि लोकतंत्र को, मतलब मैंने एक एग्जांपल बताया कि लोकतंत्र को चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो पार्टियां हो, चाहे बंगाल की ममता बनर्जी हो, जितने लोगों ने, सारे लोगों ने लोकतंत्र में अपराध को इस तरह से शामिल कर लिया है जैसे कि दूध में मलाई शामिल है। बिल्कुल ठीक बात है आलोक जी। और इस तरह की चीज़ें जो है लगातार सामने आ रही हैं और फिर इससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि चिंता दरअसल ये पैदा होती है मिथिलेश जी कि फिर किस तरह के मजबूत लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं। और जिस तरह आलोक जी ने कहा कि ये तमाम जो आइडियलिस्टिक बातें हैं चुनावों के समय, इसको साइडलाइन
कर दिया जाता है और फिर एक ही विजन हो जाता है और वो विजय का विजन होता है। लेकिन क्या ये ठीक है? क्या इसको स्वीकार कर लेना चाहिए देश के लोकतंत्र को? का मंजिले मकसूद है वो एक है कि कैसे भी सत्ता हासिल की जाए। अब सत्ता हासिल करने के लिए विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। प्रहलाद जोशी का बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा कि हमारे को ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जीत की गारंटी हो। उधर सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि अगर जिताऊ 90 साल का है तो भी वो हमारे लिए 18 साल का नौजवान है। तो यानी न एज फैक्टर है न क्राइम फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि राजस्थान के रण को कैसे विजय पताका फहराई जाए। उसके लिए कोई समझौता करना है तो कर दीजिए। आप देखिए गिरिराज मलिंगा ने जब हर्षदापति एक्शन पर हमला किया तो राजेंद्र राठौड़ और मदन दिलावर जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज वही जो गिरिराज मलिंगा है चंद घंटों पहले भाजपा में शामिल होते हैं और बाड़ी से ताल ठोक देते हैं। और देखिए जो क्राइम की बात है इसमें, जैसे मुकेश गावड़िया है या किरोड़ीलाल मीणा है, ये पॉलिटिशियनों में कई मुकदमे ऐसे, जैसे मनीष यादव है, इनके ऐसे मुकदमे हैं जो प्रदर्शन के दौरान छात्र राजनीति से जो आए हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल है, ये तमाम लोगों के जो छात्र राजनीति से जो भी आता है उनके 2-4 प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अब हमारा लोकतंत्र भी इतना गूंगा और बहरा हो चुका है कि अगर आप सड़क पर संघर्ष करते हुए नहीं दिखते हैं तो आपको राजनेता की पदवी नहीं मिलती, और सड़क पर संघर्ष करोगे तो आपको 1-2 मुकदमे तो लगवाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक लोक मान्यता है वो यह है कि वो हमारे लिए कब, उसने हमारे लिए उंगली कब कटवाई। अब आप उंगली कटवाने जाओगे तो मुकदमे तो दर्ज होंगे ना। आपके गांव में बिजली नहीं आ रही, ट्रांसफर नहीं सही हो रहा, आप प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करते हैं, और उसमें कई बार उग्र प्रदर्शन भी हो जाता है, पथराव भी हो जाता है, 3 PPD भी लग जाती है, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का भी। तो ये कई बार पॉलिटिकली कमजोरी है। लेकिन हत्या, बलात्कार, ऐसे जैसे संगीन मुकदमे हैं वो निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए एक अशुभ संकेत है। बिल्कुल, उन पर रोक लगनी चाहिए। और आपने हालांकि ये बात ठीक कही आपने मिथिलेश जी की। देखिए जब जो पॉलिटिक्स में होते हैं लोग, एक्टिव पॉलिटिक्स में होते हैं, उनको कई तरह के जो है छोटे मोटे इस तरह के पुलिस से विरोध और प्रशासन से विरोध, ये सब चीजें रहती हैं, तो उस दौरान उनके कई मुकदमे लग जाते हैं। लेकिन देखिए उदयलाल डांगी हैं, वल्लभनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन पर 8 पुलिस केस दर्ज हैं जिसमें कि छेड़छाड़ और अवैध शराब का मामला भी इसमें शामिल है। तो इस तरह के और भी प्रत्याशी हैं जिन पर कि अवैध शराब और इस तरह की मारपीट या तमाम अन्य गंभीर आरोप भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसा प्रतिशत है इन प्रत्याशियों में जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आलोक जी, एक तरफ तो ये हो गया कि आप एक राजनीतिक शख्सियत हैं, आपको जिले में अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करना है, उनकी कोई शिकायत है तो उसको लेकर के आपको छोटा मोटा आंदोलन करना है, तब मुकदमे लग जाते हैं। लेकिन फिर दूसरी ओर ऐसे मुकदमे हैं जो आपके पूरे चरित्र को बयां करने लगते हैं। जब शराब का मामला होता है या मारपीट से जुड़ा मामला या अन्य संगीन मामले भी होते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरीके से इस पर स्टैंड लेना चाहिए? राहुल जी, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर स्टैंड लेना होता तो अब तक राजनीति से अपराधीकरण खत्म नहीं हो गया होता। पॉलिटिकल पार्टीज कभी स्टैंड नहीं लेंगे। अब ये हो सकता है कि जनता स्टैंड ले ले तो ये चीजें हो जाएंगी। मान लीजिए सारे लोग अपराधी खड़े करें, जनता ने नोटा दबा दे। एक इमेजिन करिए कि बीजेपी का प्रत्याशी भी दागी है और कांग्रेस का प्रत्याशी भी दागी है और वहां नोटा सबसे ज्यादा वोट पा जाता है। उसी दिन से हम अपने देश में बदलाव की बयार देख सकते हैं। लेकिन जब तक दागियों को जिताती रहेगी तब तक नेता कहते हैं जब डिमांड है तो हम सप्लाई क्यों ना करें। अगर जनता को लगता है कि दागी प्रत्याशी है, ये व्यक्ति हत्यारा है, ये व्यक्ति व्यभिचारी है, ये व्यक्ति बलात्कारी है, तो न जीता जो चुनाव। तो इसलिए बॉल इन द कोर्ट कर दिया है जनता की अदालत में। बोले लोकतंत्र में तो लोग, हमारे यहाँ तो ये नियम है कि नेता जेल से चुनाव लड़ लेता है। अभी तो आप दागी हम लोग प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। वो जेल में बंद होता है और मुकदमा वो वहीं से चुनाव लड़ता है और जीत जाता है बाकायदा। तो और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी राहुल जी, इसलिए हम लोकतंत्र में नेताओं से हमने तो उम्मीद करनी छोड़ दी है कि वो दागी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। अब हम जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता जो है दागी प्रत्याशियों को न जिताए तो राजनीतिक दल इनको अपने आप टिकट देना बंद कर दे। लेकिन दागियों की संख्या देखिए 43 हम बता रहे हैं, 40 कांग्रेस से और 43 भारतीय जनता पार्टी, 83 हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 कदम और आगे है अपना, मतलब ऐसा भी नहीं कांग्रेस से पीछे नहीं है। हाँ। 4 चरित्र सूचना वाली पार्टी भी 43 दागी लेकर के आती है, जहां पर कोशिश पीछे रहने की करनी चाहिए। पार्टी है।
बिल्कुल आलोक जी, जहां पर कोशिश पीछे रहने की करनी चाहिए वहां पर पार्टियां एक दूसरे से होड़ कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। हमारे साथ कमल टॉक भी मौजूद हैं। आप स्वागत है सर आपका। आप संयोजक हैं इलेक्शन वॉच के, राजस्थान में इलेक्शन वॉच के आप संयोजक हैं। सर, चर्चा यही चल रही है कि किस तरह आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी बनाए जाते हैं, और फिर जिस तरह हम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई क्या दागियों के दम पर ही चुनाव जीतेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, और कोई विकल्प उनके पास नहीं है। आज आलोक जी और मिथिलेश जी ने जिस तरह बताया कि जो विजन है वो एक ही है कि विजय प्राप्त करनी है। आपने, क्योंकि इलेक्शन वॉच के आप संयोजक हैं, आप देख रहे हैं, नजर है आपकी इलेक्शंस पर, इस बार के चुनावों में और बीते चुनावों में कितना अंतर आप देख रहे हैं कमल टाक जी, आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों जो टिकट दिया गया है? देखिए, वो तो परसेंटेज बढ़ गया है, जो हमारी रिपोर्ट निकली है उसमें भी निकल के आया है कि वो परसेंटेज बढ़ गया है पहले से। यानी कि पहले जहां पर अगर हम देखें कि 2018 के अंदर जो उम्मीदवार जो थे वो 13% थे, वो बढ़कर अब 17% हो गए हैं जो कि अपराधी हैं। और उसी तरफ हम देखें कि गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराधी हैं, जो पहले 2018 के अंदर 9% थे, वो अब 13% हो गए। तो ये दोनों ही स्तर पर हम देखेंगे तो अपराध का तो एक तरीके से बोलबाला बड़ा है, और ये बोलबाला ये दिखा रहा है साफ कि जो जितना ज्यादा एक तरीके से बाहुबल रख रहा है और कहीं ना कहीं अपनी ताकत का इस तरीके से नाजायज फायदा उठा रहा है या उसका एक तरीके से प्रयोग कर रहा है, जो कानून संबद्ध नहीं है, और कानून में उनको अलग अलग जगह पर बुक किया गया है आपराधिक मामलों में, और ये गंभीर प्रवृत्ति के हैं। आप मानिए कि गंभीर प्रवृत्ति वो है जिसके अंदर हत्या है, एक्सटॉर्शन है, रेप है, या फिर 5 साल से ज्यादा की सजा वाले केस है। ऐसे केस उनके पर बुक हुए। तो ये कोई राजनीतिक कारणों से हुए बुक नहीं है जी, ये बाकायदा उनके द्वारा अपराध में संलग्न होने के। तो ये परसेंटेज बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि कहां आप जो है वो अपने गिरेबान में जाके, और ये पार्टियों को ही ज्यादा देख रहा है, क्योंकि पार्टी ही जो है वो अंत में इनको सही कर सकती है, क्योंकि पार्टी ही इनको टिकट देती है। अगर पार्टी इनको टिकट देना बंद कर दे तो ये आपराधिक उम्मीदवार आएंगे ही नहीं। परंतु ये हो रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, और पार्टियां उनको मौका दे रही है। अब पार्टियां क्या उनकी ये आपराधिक होने का, उनके जीतने का कोई बड़ा रेशो है, उसको देखते हुए करती है। ये अपने आप में एक बड़ा ही अजीब सा माहौल है। बिल्कुल, तो हमें तो लगता है कि किसी भी सूरत में जी, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और वापस जब लौटूंगा तो तीनों पैनलिस्ट से चर्चा हमारी जारी रहेगी। विषय आज का यही है कि क्या आपराधिक छवि वाले लोगों को प्रत्याशी जो पार्टियों द्वारा बनाया जा रहा है, क्या वो क्रम इसी तरह चलता रहेगा? क्या दागियों के दम पर ही पार्टियां चुनाव जीतने की तैयारी में? आपराधिक छवि वाले लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती हैं और उसके बाद एक बेहतर लोकतंत्र बनाने की बात की जाती है। हमारे साथ हमारे तीनों पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। आलोक जी, ये एक बड़ा सवाल इसमें यह भी हो जाता है कि क्या राजस्थान की जो पॉलिटिक्स रही है, जो राजस्थान की परिपाटी रही है, उसको अगर हम अन्य स्टेट से कंपेयर करें, जैसे जब हम आपराधिक छवि वाले लोगों की बात करते हैं तो उसमें आमतौर पर लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास गिनवा सकते हैं, उसमें बिहार का इतिहास गिनवाया जा सकता है, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन जब राजस्थान की हम बात करते हैं तो क्या राजस्थान भी उन प्रदेशों में रहा है क्या जहां पर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हमेशा पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हुए रहे हैं पहले से ही? देखिए राहुल, राजनीति में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग न रहे हों। लेकिन ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है वो राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हो गया था। वो तो चरम बिंदु है। सब अगर कहीं से जैसे कोई मॉडल हो तो डेवलप्ड स्टेट की जब बात करेंगे तो हम गुजरात की बात ले लेते हैं, या पंजाब की बात ले लेते थे, या तमिलनाडु पे लेते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से हमें देखना है कि सबसे खराब राज्य कौन, तो बोले उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बाद कम से कम ये बात मानता हूं मैं कि उस तरह के आपराधिक छवि में कमी आई है उत्तर प्रदेश की। और अब उत्तर प्रदेश से ज्यादा तो राजस्थान आपराधिक कार्यों में और आपराधिक छवियों में, या महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं होने पे, और इस समय तो 83 दागी आने के बाद तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद लोग उत्तर प्रदेश और बिहार को भूल जाएंगे और कहेंगे भाई राजस्थान टॉप पर है।
तो इसलिए राजस्थान को कम से कम चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राजस्थान को इस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार तो न बनने दे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार बनने देते हैं तो फिर राजस्थान को राजस्थान रहने दीजिए। और राहुल जी बात ध्यान रखिए कि राजनीतिक अपराधीकरण ये लोकतंत्र को लंगड़ा कर देता है, लोकतंत्र को कमजोर कर देता है, विकास योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचने देता। अब सोचिए वो लोग जिनके ऊपर गंभीर अपराध, वो लोग विधानसभा में बैठते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, कल को वो बंदा कहो थाने में उसके खिलाफ 15 मुकदमे लिखे, तड़ीपार होकर आया होगा, वो विधायक बन जाता है, फिर मिनिस्टर बन जाता है, फिर वही दरोगा उसको सल्यूट करता है। तो होता क्या है, राजनीतिक अपराधीकरण से एक तो विकास रुकता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, और तीसरी समस्या होती है लोगों का लोकतंत्र और भरोसा कमजोर होता है। तो राजस्थान को एक ऐसी नजीर पेश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि राजनीति में अपराधीकरण से जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है, वो विकास की गति रुक जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आलोक जी ने कही है। मिथिलेश जी, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है सर। मिथिलेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी जी जी, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है सर। अगर अन्य भी दलों को देखें तो इस बार देखिए 1875 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, उसमें 326 पर आपराधिक मामले हैं और 17% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर यह आपराधिक मामले और 236 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो ये केवल बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। अगर हम पूरी जो पॉलिटिक्स राजस्थान में हो रही है उसका आकलन अगर हम करें तो जैसा मैंने बताया 17% कैंडिडेट्स हैं जिन पर आपराधिक मामले और 236 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो जो सवाल मैंने आलोक जी से किया, मैं उसी को जरा और विस्तार से आप लोगों से भी समझना चाहूँगा कि राजस्थान की जो पॉलिटिक्स रही है पहले भी बहुत सालों से लगातार चुनाव हो रहा है, क्या तब भी इसी तरह का पैटर्न फॉलो होता रहा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को ज़्यादा वरीयता दी गई है अलग अलग विधानसभाओं पर? क्या इसी बार जो है ये बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड, आर्थिक जो संसाधन है राजस्थान में, खान माफिया, बजरी माफिया, शिक्षा माफिया और अस्पताल माफिया, मेडिकल माफिया, ये 4 बड़े माफिया हैं। ये धन बड़ा अहम चीज है। अब 40 लाख में तो चुनाव होते नहीं है ना, चुनाव तो 4-5 करोड़ के होते हैं, तो पैसा कहां से आएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विनेबिलिटी के साथ कि उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इन्हीं लोगों की मजबूत होती है। और ऐसा नहीं कि केवल क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल बाद में भी तो हो जाते हैं। 2008 के चुनाव में हमने 8 के बाद जो विधानसभा थी उसमें 4 विधायक जेल गए, तो उन्होंने और गंभीर अपराधों में गए। महिपाल मदेरना गया, मलखान सिंह गए, बाबूलाल नागर गए, एक और एमएलए गए, वो जेल गए, रेप के केस में गए जेल, मर्डर के केस में जेल गए। तो आप चुनाव तो ईमानदारी से लड़ लिया, बाद में कर लिया तो क्या होगा? तुलसीदास जी कह गए, सत्ता पाही मदताही। सत्ता पाने के बाद आदमी मद में आता, उसको कैसे रोकोगे आप? अगर गिरिराज मलिंगा ने एएन को पीटा तो सत्ता पाने के बाद पीटा ना, उसके पहले का किसका क्या बैकग्राउंड है कई हमने देखे हैं। अगर हम जल जीवन मिशन से जुड़े हुए मंत्रियों को देख ले, कई ऐसे मंत्री हैं जो बाद में आए हैं, कईयों के बेटे आए हैं क्रिमिनल हो जाते हैं सत्ता पाके। तो आपका पिता का असर पुत्र पे भी होता है। जैसे जोरीलाल मीणा का टिकट कटा, उसके बेटा दीपक के ऊपर अपराध का केस लगा। तो अब क्राइम से इंपॉर्टेंट ये चीज है कि दोनों पार्टियां को तय करे, कोई सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग गाइडलाइन जारी करे, जब जाके रुक सकता है। पार्टियों को तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उनको क्या लेना देना है? उनको तो जीता हुआ उम्मीदवार चाहिए। उन्हें ज्ञान से क्या हो जाएगा? उन्हें खोखा ज्ञान नहीं चाहिए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को। उसको तो 200 में से 100 का आंकड़ा चाहिए। 199 में से 100 सीटें कैसे आए? उनका टारगेट ये होता है। ठीक बात है, इन पर ज्ञान नहीं लगाते जी। तो कमल टाक, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है और जो इस पूरे डिस्कशन में निकल के आई है, और वो खुली बात है, वो मतलब किसी से छिपी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी इसका एक सिंगल मात्र जो एजेंडा होता है वो जीत का होता है, और वो जीत कैसे भी हासिल की जाए। इस चुनाव में तो खास तौर पर कई बार ये बयान सामने आए कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, जो सीट जीत के लाएगा उसको टिकट देंगे। उसका आकलन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, वो सब साइडलाइन कर दिया गया और साफ तौर पर यह कहा गया कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। लेकिन कमल टाक, आपका क्या आकलन है कि इस तरह के जो प्रत्याशी होते हैं, क्या वो पार्टी को किस रूप में वो फायदा पहुंचा पाते हैं? मैक्सिमम टाइम वो सीट अपनी निकाल देते हैं और उसके बाद तो तमाम फायदे, उससे पहले भी हमको जैसे अभी बताया मिथिलेश जी ने कि 40 लाख में तो चुनाव होता नहीं है, तो उसका जो पैसा है फिर वो कहाँ से आता है, कौन उसको सपोर्ट करता है, इस तरीके से तो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग सपोर्ट करते ही हैं पार्टी को। लेकिन जब इनको टिकट दे दिया जाता है तो फिर क्या
परसेंटेज इनका रहता है कि ये ज़्यादातर टाइम सीट निकाल लेते हैं या फिर हार का सामना करना पड़ता है? कमल टाक। देखिए, आप जो कह रहे हैं, हाँ, जो आप कह रहे हैं, मैं उस पर यही कहना चाहूंगा कि मौजूदा स्थिति में ये लोग अभी किसी भी तरीके से जनता को बरगला के अपनी सीट निकाल लेते हैं और उसके बाद भी उनको, जैसा अभी मिथिलेश जी ने कहा कि पावर मिलने के बाद वो पावर का मिसयूज करते हैं, तो जब पावर करप्ट हो जाता है तो वो एब्सोल्यूट करप्ट की तरफ चला जाता है और वो एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप मतलब ये कह सकते हैं कि संविधान की पूरी धज्जियां उड़ जाती है। संविधान को तो एक तरफ रख दिया जाता है और एक तानाशाही और एक मनमानी जिसे हम कहते हैं वो शुरू हो जाती है। और ये सारा का सारा हिस्सा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हलफनामे के बावजूद भी कई केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हुए हैं, उसके बावजूद भी जो है वो इनके केसेस को तुरंत तरीके से एक तरीके से निस्तारण नहीं हो रहे, और निस्तारण हो, डिस्पोज ऑफ हो, जिसके अंदर उनको सजा मिलनी है तो तुरंत मिल जाए, जिससे कि ये एमएलए रहते हुए अपने आप को कम से कम ये तो दिखा सके कि हाँ, हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। अगर हमने कुछ भी गलत काम किया होगा तो सबसे पहले हमें सजा मिले। हम इसके लिए न्याय की इस कटघरे में, संविधान के तराजू में अपने आप को तोलते हुए ये कृत्य को मानेंगे कि हमने गलत किया है तो हम सजा पाएंगे। अगर ये नहीं है तो फिर आपको इनको ये जो खुली छूट मिल रही है वो इसीलिए मिल रही है। जी जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये बहुत जल्दी अगर इसको ठीक करना है तो फिर जो उन पर मुकदमे है उसको जल्द से जल्द उस पर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से या अन्य तरीकों से जो है उसका जो परिणाम है वो सामने आए, ताकि अगर वो क्रिमिनल सिद्ध हुए हैं तो उसी रूप में उनको देखा जाए, और अगर नहीं हुए हैं तो फिर उनकी छवि को साफ रूप में प्रेजेंट किया जाए। मैं फिलहाल आप तीनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। आलोक जी आपका शुक्रिया, मिथिलेश जी बहुत शुक्रिया आपका भी, कमल टाक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बात करने के लिए। चुनाव राजस्थान पर हर रोज़ हमारा प्रयास यही रहता है कि चुनावों से जुड़े मुद्दों पर बात हो और उस बीच जो बुनियादी मुद्दे हैं वो भी कहीं छूट न जाएं, इसलिए हम उनको भी हमेशा टच करते रहते हैं। कोशिश जारी है। चुनाव राजस्थान में आज इतना ही। नमस्कार।